पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जीतने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करता हूं। पाकिस्तान की टीम ने वो कर दिखाया वर्ल्ड कप जीतकर। क्रिकेट का वर्ल्ड कप देखे हमने 1992 में जीता था और 2000 क्या हुआ एजाज नहीं जीते तो ने ये ऑस्ट्रेलिया वाले कपड़े पहने हुए। तो यार कल नाच गाना तो ऐसे हो रहा था पाकिस्तान में जैसे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया है। अच्छा मैं तो यार वो दिखा रहे थे वो वसीम अकरम और बाकी सब लोग जो हैं वो हंस रहे हैं और नाच रहे हैं और गा रहे हैं, वो क्लिप शेयर हो रही थी। अच्छा ऑस्ट्रेलिया जीता है तो यार फिर वो तो नहीं वो उर्दू की बड़ी मशहूर कहावत है, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना चप्पलें नाच के चप्पलें तोड़ दी। अच्छा मैं तो सुबह मैं यकीन करो मैच देखता नहीं, मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है ना बगैर दवाई खाए, तो मैं नहीं देखता मैच। तो मेरा ऐसा ख्याल था कि पाकिस्तान खेल रहा है, क्योंकि हर आदमी कह रहा था दुआएं हमारी तुम्हारे साथ हैं, तुम ही जीतोगे, तुम ही कप वापस लाओगे। फिर हमारे यहाँ तो कहीं कहीं आतिशबाजी भी हुई, कहीं कहीं हवाई फायरिंग भी हुई, तो हमें लगा पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया, तो पता ये लगा ऑस्ट्रेलिया जीत गया। अच्छा हारा कौन है? इंडिया हारा है। अच्छा तो मुझे याद आया क्या हुआ, कुछ अर्सा पहले मैं सड़क पर अपने दोस्त के साथ जा रहा था तो एक शख्स बैठा हुआ रो रहा था, सड़क फुटपाथ पे बैठा। तो भागते भागते मेरे साथ खालिद था, खालिद भागते भागते गया तो कहता है भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हैं? कह रहे हैं यार मैं बड़ा अफसुर्दा हूँ, बहुत अफसुर्दा हूँ। मैंने कहा मैं भी साथ खड़ा था, मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है यार वो असल में बच्चा हमारा फेल हो गया क्लास में। मैंने कहा कोई बात नहीं यार, फेल हो गया तो उसका तो मुस्तकबिल रोशन है, मुस्तकबिल में हो सकता है वज़ीर या मुशीर लग जाए, नहीं मेरा मतलब कुछ और कर लेगा। तो कहने लगा यार मुझे इसका गम है ही नहीं कि अपना बच्चा फेल हुआ, मुझे गम ये है कि पड़ोसियों का बच्चा पास हो गया। मुझे अब और कुछ नहीं कहना, बस जो कहना था कह दिया। भाईजान अब चलें बिजनेस की तरफ, थोड़ा यहाँ पर भी उल्टा लटकोगे तो सीधा नजर आएगा। ये तुम लोग ये पीली जैकेटें जो पहन के आए हो ना, ये चिंटू और एजाज भाई तुम लोग ठीक हो जाओ, हमारी हरी जैकेट है, पीली नहीं। हम एक दिन के लिए किसी दिन ऑस्ट्रेलिया बन जाते हो तुम लोग, किसी दिन फ्रांस बन जाते हो, किसी दिन तुर्किया बन जाते हो हैं। वो जब अर्तुगल ड्रामा चल रहा था तो मैंने एक बच्चे से पूछा बेटा अब्बू का नाम बताओ, कह रहा है मैं अर्तुगल सुलेमान शाह का बेटा। मैंने कहा यार देख लो हमारे यहाँ क्या ये ट्रेंड के साथ चलने वाले लोग हैं हम। खैर आगे चलें, मईशत के मुतालिक भी कुछ ऐसी ही बात है। IMF कह रहा है कि आपका डेवलपमेंट बजट नहीं चल सकता, ठीक है, और हम कह रहे हैं कि साहब IMF हमें कह रहा है वाह 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 शाबाश शाबाश वाह 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 शाबाश शाबाश। वो कह रहे हैं कि अपना हर निज़ाम ठीक करो, अपने पावर सेक्टर को रिफॉर्म करो, अपने ये सर्कुलर डेट को कम करो, अपने मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा के किसी तरह इन्फ्लेशन को रिड्यूस करो, हैं। वो बोल रहे हैं कि यार अपना ये क्या बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करो, ये जो हुकूमत ज़ाया कर रही पैसे इधर उधर, प्राइवेटाइजेशन करो, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज एक जो है वो छन्ने में पानी इकट्ठा करने की तरह है। वो हमें बता रहे शिकायतें, और हम लोगों को बोल रहे हैं नहीं मुझे बड़ा पसंद करती है, मुझसे बड़ा प्यार करती है, हैं, कोई बात नहीं, धुतकारती है, लोगों के सामने नहीं मानती, वैसे बड़ा प्यार करती है मुझसे। भाईजान ठीक हो जाओ आप लोग, ये जो बातें हैं ना बिल्कुल सही सही बताओ। मैं आपको बता रहा हूं ईयर ऑन ईयर भी इन्फ्लेशन नंबर्स आ गए, वीक ऑन वीक भी आ गए हैं। ये मामू बनाना बंद कर दो, अभी 40% से ऊपर का नंबर आया इन्फ्लेशन का, 40% से ऊपर का नंबर आया ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन का। मजाक नहीं कर रही मैं, ये दुनिया के अंदर मेरे ख्याल दूसरे नंबर पर हो गए आप, या तीसरे नंबर पर हो गए। आपकी फिल्म बहुत खराब चल रही है, ये वाह 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 पूरा दिन करते रहते हो, इसका कोई फायदा नहीं है। मैं वो नर हूं जिस दौर के अंदर PTI की हुकूमत जो थी एंकर हटा देती थी जब वो सच बोलता था, उस जमाने में भी सच बोलता था मैं। रोटी खाते वाली क्लिप याद है ना, कोई नर का बच्चा था पाकिस्तान में जो ये कह सकता था। सही सही बोलो यार, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है, गड़बड़ हो गई है, हालात बहुत खराब हो गए। मुल्क को बचाना है तो मंतकी बात करनी है, रियलिटी बात करो। आप मुझे बताओ कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक है, कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर आपका ठीक है? स्लाइड अच्छा क्या कर रहे हैं फाजिल, मैं कहना नहीं चाह रहा, फाजिल अशखास जो हैं वो शेयर कर रहे हैं ये डेटा कि हम पिछले महीने से इस महीने बेहतर हैं।
चाचा पिछले महीने भी आप ही की हुकूमत थी, इस महीने भी आप ही की है, अपनी ही बेहतरी करने का क्या फायदा? आप पिछले साल से मिलाओ, 5 साल पहले से मिलाओ, नवाज शरीफ साहब के दौर से मिलाओ, अच्छा वो नाम नहीं ले सकते, उसके दौर से मिला लो, और उनसे पिछले जरदारी साहब के दौर से मिला लो। ये क्या पिछले महीने से मिलाकर आप बता रहे हो हमारे हालात बेहतर हो गए? यार एक तो समझ नहीं आती। मैं ये लेने गया सब्जी, ये देखो अभी दिखा रहा है, ओए आलू, सुनो इधर, ये आलू सुनो मेरी बात, 7 आलू चल रहे हैं 90 रुपए किलो। बोल रहा है सर आप टीवी एंकर हैं, आपके लिए खास डिस्काउंट, आपको 80 रुपए का दूंगा। मैंने कहा यार कमाल है, ये वो मुल्क है जहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने तो 10 रुपए आलू लिया है, मेरे ख्याल से उससे पहले 2 रुपए होगा। आलू फिका हुआ होता तो कोई लेता नहीं था। और फाजिल वजीर आजम थे माजी के, उन्होंने कहा था 5 रुपए आलू। यहीं पे मेहमान के पास जाता हूं मैं, जनाब फारूक अफजल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एमसी मेंबर केसीसी के अलावा मुतअद्दिद जो तंजीमें सियासी नहीं तिजारती, उनमें अहम ओहदों के ऊपर फाइज रहे हैं। वेलकम करता हूं आपको। थैंक यू, बहुत शुक्रिया फारूक अफजल साहब। अब प्रॉब्लम ये है कि एक है, आप लोग बुरा ना मानना, जो एक नेक्सस क्रिएट हो जाता है ना ताजिर सनतकारों का, ये ओवर साइकोफेंसी की वजह से क्या करते हैं, ये मिसगाइड। मैं ये नहीं कह रहा कि आप या कोई आपके हल्का है सर या आपकी तंजीम से मंसूब, लेकिन लॉजिकल हमें अंडरस्टैंड करनी बात कि कुछ ज्यादा ओवर प्ले कर जाते हैं की बात। कह के मईशत ठीक हो गई, कह के मईशत ठीक हो गई। सर कोई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ठीक नहीं हुआ। आपके पास है कोई डेटा इंफॉर्मेशन तो मुझे प्रूव करें। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अली भाई मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि हमारा किसी किस्म का भी कोई भी मैक्रो क्या माइक्रो क्या कोई भी इंडिकेटर जो है ना इस वक्त सही नहीं है। और ये सारी बातें देखिए, इस वक्त हमने अपने इस माशियत के इंतहाई अहम नुक्ते को भी पोलिटिसाइज कर दिया है। अवाम को पिक्चर कुछ दिखाते हैं ऐसी जो अखबारों में दे दी या टीवी पे बता दिया या ऐसा कर दिया कि हर चीज़ ठीक है, लेकिन मैं और आप बैठे हैं ग्राउंड रियलिटी देखें। आप क्या है, आप आलू लेने गए 90 रुपए किलो, मैं भी जाते हैं, गलत बोल रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं। अभी जो नॉर्मल राइस है वो 280 रुपये, 300, 350 रुपया किलो मिलता है, ठीक है। और जो आप अच्छा वाला बासमती राइस लें कि जी आपको बिरयानी बनानी है, 450 से कम का और पर किलो राइस नहीं मिलता। सर नान भाई 25 रुपए की रोटी दे रहा है, जी 25 बात है सर, 30 रुपए की, 30 की भी दे रहा है, 30 की भी दे रहा है, हमें 30 की मिलती है सर। आप ये देखें कि ये 10 रुपए से 30 रुपए पहुंचना ये कोई मजाक है यार। आप जो बंदा 1-2 रोटी खाता होगा वो पहले 20 में गुजारा करता था, वो 60 में कैसे करेगा जो गरीब आदमी है। हमारा मसला क्या है, देखिए तो वो वजीर आला अच्छा था ना जो 2 रुपए में देता था, वो आपको अच्छा नहीं लगता था सर? पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा मैं। नहीं देखिए, बात ये है कि हमारे लोग जो ऊपर बैठे हुए ना वो देखते हैं उन 1 लाख खानदान को जो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। वो ये बात करते हैं अपने खानदानों की, यार कहाँ है महंगाई है, एवरीथिंग इज फाइन, यू नो, दे कैन अफोर्ड इट। लेकिन उनको जो 24 करोड़ अवाम है ना 2450 में से, यू नो, उसका ख्याल कतई नहीं है कि वो जो मिडिल क्लास का तबका था वो लोअर मिडिल पे आ चुका है, लोअर मिडिल गरीब हो चुका हुआ है और अमीर अमीर ही हो रहा है, ठीक है ना। उसके लिए सारे दरवाजे खुले हैं। मसला ये है कि इस पे तवज्जो किसी की नहीं है। अभी गवर्नमेंट छोड़ रही है तो निगरान गवर्नमेंट है, लेकिन उससे पहले जितनी पॉलिटिकल गवर्नमेंट भी आई है, किसी ने, अल्लाह का शुक्र है, अवाम के लिए कभी नहीं सोचा कि अवाम को हम किस तरह फैसिलिटेट करें, उनको सहूलतें दें, महंगाई को कंट्रोल करें। आपको मैं बताऊं कि देखिए, आप जितने बड़े एडवांस कंट्रीज हैं वो जो सोशल जो चीजें होती है ना इस किस्म की, उस पे उनका बड़ा जबरदस्त कंट्रोल होता है कि अवाम की भलाई के लिए। कल मैं आपको हैरानकुन बात बताऊंगा, इस्पागोल जी, उसका बड़ा डब्बा 2000 रुपए। मैं ब्रांड नहीं बता रहा आपको जानबूझ के, और मैंने अमाउंट भी टोटल नहीं बताई आपको, मैंने राउंड ऑफ किया। इस्पागोल सर, it's a joke, everything we are trying to make a mockery of ourselves. yes agreed। अब देखिए बात ये है कि पॉलिसीज हैं हमारे पास, क्या कोई पॉलिसी दे रहा है? आप देखिए जो हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं सारे डाउनवर्ड्स हैं, ठीक है। और आप अखबारों में और इसमें बातों में हमारे सब अच्छा हो गया, एक्सपोर्ट बढ़ रही है हमारी, इसके लिए जिम्मेदार आपको मानना पड़ेगा कि ताजर सनतकार एक मखसूस तबका है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, और आपने देखा होगा कि अब भी हमारी माशी पॉलिसी और हमारी सनती पॉलिसी भी एक तबका ही बनेगा। मैं वो नहीं बोल रहा कि वही वाला तबका होगा जो मैं बोल रहा हूं,
लेकिन आप खुद समझ जाएं बातों को। बिल्कुल आपकी बात मैं एग्री करता हूँ। एक ख़ास तबका जो हुक्मरानों से मिला होता है या हुक्मरानों ही में होता है, वो एक्चुअली उनका एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अपना बयानिया करते हैं गवर्नमेंट के साथ मिला के। मासूम सा बच्चा हूं मैं आपसे एक बादामियाना, मेरा मतलब मासूमाना सवाल पूछता हूं। आप मुझे ये बताएं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी डिवाइस करने के लिए आपने वर्ल्ड का कौन सा इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट बुलाया भाई? आप कोई गोरा बुलाओ, आप कोई, मैं बोलता हूं अफ्रीकी बुलाओ, आजकल तो वो आपसे ज्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ दिखा रहे हैं। आप बताइए, छोटे छोटे अफ्रीकी मुल्क हैं, इनका इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट आपसे ज्यादा है। बिल्कुल सही। इनका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग आपसे ज्यादा, आपको पता है आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कहां खड़ी है? हैरानगी होगी आपको देख के। नंबर्स रेड के अंदर थे जब पिछली दफा देखा था मैंने, हो सकता है मैं गलत कह रहा हूं, मेरे मुंह में खाक। असल में देखिए अली भाई, बात यह है कि कंपैरेटिव एनालिसिस बनाना हमारे लोगों का वो नहीं है, शेवा नहीं है। आपको मुझे ये नहीं, एक लुकमा हाँ। आप चाइनीज का हर वक्त कहते हो पाक चीन, एक चाइनीज रख देते हैं आप उसके अंदर। मैं सर बात यह है कि आप उन 6 बेहतरीन कंट्रीज की पॉलिसीज मंगवा लें और उनसे कंपेयर करें कि हम कहां स्टैंड करते हैं, और फिर आप देखें उनकी कामयाबी का राज क्या है, क्या हमारी नाकामियों की क्या वजूहात हैं। आपको हैरान करूं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन आवर रीजन जी, कंबोडिया जी, वियतनाम, यस, बांग्लादेश, ये सीरीज है सर। यस, ऐसे ही। और अभी तो शुक्र करें काम हमने नाम नहीं सुना हुआ मुल्क का, लाओस, वो भी शायद हमसे ज्यादा दिखा दे। एक्चुअली यही रीजन है। देखिए हमारे यहाँ जो पॉलिसीज बनती है ना, जो भी पॉलिसी बनती है वो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी बनाती है वो कट पेस्ट करके आगे पेश कर देती है। अच्छा, पॉलिटिशियन जो जाता है ना, वो टेक्नोक्रेट तो होता नहीं है, वो जो पढ़े लिखे BA पास, BSc पास, उनको देता है कि सर ये पॉलिसी चलेगी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो पॉलिसी अनाउंस करता है कि आइंदा हम ये करेंगे। उस पॉलिसी में ये आप कुछ भी नहीं देख पाएंगे कि क्या दूसरे मुल्क जो हमसे आगे हैं, क्या हमने उनसे बेहतर पॉलिसी बनाई है, क्या हमने वो पॉइंट्स लिए हैं कि हम उनको मुकाबला कर सके, मुसाबकत में आ सके। ऐसा कुछ नहीं होता। आप कितनी पॉलिसियां बना लें, इंडस्ट्री की पॉलिसी बना लें, आप इकोनॉमी की पॉलिसी बना लें, आप टेक्सटाइल पॉलिसी बना लें, आप ट्रेड पॉलिसी बना लें, जितनी पॉलिसीज बनती हैं वो कट पेस्ट होती हैं और कुछ भी नहीं होता। वो फाइल को भरना होता है और इंप्लीमेंटेशन भी नहीं होता उसके ऊपर। ये बता दूं आपको मैं, ये लोग बहुत जीनियस हैं, ये वो लोग हैं जिनका इंतखाब किया है। देखें आप इनकी कंपनीज को देखें, $1 बिलियन तो मैं नहीं कहता, लेकिन बिलियन रुपी फुटप्रिंट्स हैं इनकी कंपनियों के, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हाँ, मैं कम बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा होंगे, जाहिर बात है। आजकल तो बिलियन इज नथिंग, अगर आप कैलकुलेट करें इन डॉलर्स इज नथिंग, बट नॉनदलेस इनके बिलियन फुटप्रिंट्स हैं। तो मेन एम ये है कि हमें अंडरस्टैंड करना है कि इनके साथ आप बंडल कर दो ना और लोगों को। दूसरी बात ये कि आपने शोर मचाया हुआ SME का। मैं एक आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप जिधर जो वजीर जाता, मुशीर जाता, SMEs की बातें शुरू कर देता है। SME के कितने लोग रखे आपने? मैं अमेरिका वालों से बात करता हूँ तो वो तो मुझे बताते हैं कि हमारी टॉप प्रायोरिटी अपनी इंडस्ट्री या कमर्शियल पॉलिसी बनाने में SME की होती है, जैसे SMB कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। ठीक है, आप क्या कहाँ हैं? दूसरी बात यह है कि इसमें सारा जो फोकस और एम्फोसिस है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे, यानी छोटा आदमी जो इंडस्ट्री लगा सके, इस पे कहाँ एम्फोसिस है कि डीरेगुलेशन हो और आसानी क्रिएट हो, और ये जिन ब्यूरोक्रेसी की आप बात कर रहे हैं, रेड टेपिज्म को कम किया जाए। इंडस्ट्रियल पॉलिसी वो लोग डिवाइस करेंगे जो टॉप पे होंगे, तो फिर तो मजा नहीं आएगा, मेरा ऐसा ख्याल है। देखिए आप सुने, बात पता है क्या है अभी देखिए अली भाई, इस वक्त लोग रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि जी इसमें रिफॉर्म्स लेके आओ, उसमें अभी रिफॉर्म से हम आगे निकल चुके हैं, अभी सिस्टम को चेंज करना है। रिफॉर्म्स तो वहां होती हैं कि हाँ यार ये सिस्टम ठीक है और इसमें थोड़ा ऊपर नीचे करके हम रिफॉर्म्स लाके इसको ठीक करें। हमारे जो सिस्टम बने हुए हैं ना सारे, वो सारे ही जंगलूत और खराब सिस्टम है। हमें सिस्टम चेंज करना, रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं हमको अभी। वी हैव टू चेंज द सिस्टम ऑल द वे, ताकि हम वो रिजल्ट्स ले सकें जो हमें चाहिए, जो एक्सपेक्टेड है। हमें दूसरे ममालिक को देखना है, हमने अपने आप को देखना है। हम ये क्यों उसकी, देखिए पैनाडोल दे के आप चाहते हो कि यार दर्द दूर कर लो, आप सर्जरी करने को तैयार नहीं हो, तो पैनाडोल नहीं चलेगी। अभी यू नीड सर्जरी इन ऑल द सेक्टर्स, यू नीड टू चेंज एवरीथिंग, यू नीड टू चेंज द सिस्टम्स एवरीवेयर। बड़ा ही अहम मौजूद है जिसके ऊपर IMF भी दुनिया भी डिस्कस करी है, वो है जनाब क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज जो कि अभी आपको पता होगा पाकिस्तान के बहुत से शहर जो हैं वो इस वक्त इंडेक्स के अंदर टॉप पर हैं, मोस्ट पैल्यूटेड सिटीज़ के अंदर। और IMF और बैनुल अक़वामी तंजीमों का बहुत ज़्यादा जोर है कि आप क्लाइमेट चेंज के ऊपर, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नोटू खर्च करो, इनफैक्ट परसेंटेज ऑफ योर GDP पे करो। परसों से कराची में भी एक धुएं की चादर ने शहर को लपेट लिया है। इस वक्त भी अगर आप घर से बाहर निकलेंगे, अगर आप कराची शहर में रहते हैं, लाहौर तो मैं भी गया नहीं, जाऊंगा इंशाल्लाह दिसंबर में, तो कराची शहर में इस
चादर ने, धुएं की चादर ने हमें लपेटा हुआ है। ये जो इतना ज़्यादा खांसने खंखारने की बीमारी है, और ये कुदरती है, क्योंकि इंसान एक, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि इंसान की जो जिस्म है, उसकी जो फितरत है, उसका जो निज़ाम है, वो एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट के लिए तैयार किया गया है। ये मैन मेड सिंथेटिक पोल्यूशन जो है, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। जब मैंने वो धुएं की चादर देखी तो पता नहीं क्यों कुछ हालात वाक़यात की वजह से मुझे एक बड़ा अजीब दिन याद आया। 3 दिसंबर 1984, अजीब सा दिन। शाम को 7 बजे की खबरें थी, सरकारी चैनल पे ऑन की, अंग्रेज़ी में आया करती। तो क्या सुनते हैं कि हिंदुस्तान में एक शहर है भोपाल, वहाँ पर यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से धुआं छूट गया। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, उस गैस का नाम था मिथाइल सायनेट, जो कि एक जहरीली गैस होती है। वो फैल गई और मेरे ख्याल से उसने चंद घंटों में ही कोई तकरीबन 15,000 जानें बिला वास्ता या बिलवास्ता ले ली, कुछ एकदम और कुछ बाद में। इसका ताल्लुक है इंसानियत की बड़ी अहमियत है। इससे हटके कि भोपाल की एक बहुत बड़ी आबादी मुसलमान है, इससे हटके उस गैस ने किसी को नहीं देखा कि उसने मुसलमान को मारा या उसने हिंदू को मारा, ईसाई को मारा या सिख को मारा। बड़ा दर्दनाक इंसिडेंट था वो। पाकिस्तान में भी इमरजेंसी नाफिज हो गई थी। आप लोगों में कम लोगों को इस चीज़ का पता होगा, क्योंकि गैस के मुतालिक उस वक्त कुछ नहीं पता था कि हवा के रुख के साथ कहीं वो पाकिस्तान में ना आ जाए, और अगर पाकिस्तान में दाखिल हो जाए तो क्या उसके नुकसानात हो सकते हैं। क्योंकि एकदम जब वो आउट पर आए, मुझे आज भी याद है कि वो एरियल व्यूज़ उन्होंने दिखाए शहर भोपाल के, किस तरह से वीराना था वहाँ पर। फिर उसके बाद ये मेरी पहली दफ़ा, मैं छोटा सा बच्चा था बिल्कुल, और मैंने देखा तो मैं बिल्कुल आई वॉज टेरिफाइड जब मैंने देखा कि वो बॉडीज़ को कैरी अवे करके लेके जा रहे थे, जो कि बिल्कुल सुन्न थी। और जाहिर बात है कि वो एकदम, क्योंकि डेथ, इमीडिएट डेथ होती है उसमें। बहुत सारे लोगों की इमीडिएट हो गई, कुछ लोगों की सांस लेने के बाद कुछ देर के बाद हुई। ये अजीब सा गैस थी, उसका असर कुछ लोगों को कुछ दिनों के बाद उनका इंतकाल हो गया। कुछ बच्चों में डिफॉर्मिटी आ गई जो प्रेगनेंसीज थी, उसकी वजह से कुछ लोगों के जिस्म में डिफॉर्मिटीज़ आ गई। बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी अजीब चीज़। ये एयर पोल्यूशन बड़ी ख़तरनाक है, और इस वक्त हम इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का सामना कर रहे हैं। फारूक अफजल साहब, बड़ी अजीब सी चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। हम समझ रहे हैं कि वेहिकुलर ट्रैफिक जो है ये स्लो किलर है। फारूक अफजल साहब, ये स्लो किलर है, क्योंकि इसमें से आपको पता होगा SO2, CO, इस तरह की गैसेज निकल रही हैं जो आहिस्ता आहिस्ता, और भी बहुत सारी जहरीला मवाद है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को मारता है। लेकिन हम ये नहीं समझ रहे कि हमारे मुल्क में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। और अभी इन महीनों के अंदर ये जो पोल्यूशन लाहौर में बिलखुसूस, और पंजाब में, और इवन के हिंदुस्तान के भी बहुत सारे इलाकों से पाकिस्तान में आ रही है, वहाँ पे भी है। इंसान बसते हैं दोनों तरफ। मैं इंसानियत में यकीन रखता हूँ, तो नुकसान सबका है। तो वो बात सर ये है कि वो एग्रीकल्चरल वेस्ट बर्निंग की वजह से हो रही है। ये भी आपको पता होगा, ये राइस पे जो राइस वेस्ट होता है उससे। तो सर हम तीनों को एड्रेस नहीं कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि दरख्त लगा के या कुछ पौधे वगैरह लगा के हम शायद इस बहुत बड़े नासूर से बच जाएंगे। लेकिन ये एयर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, मुझे मेरे पेशकार ने बताया $2 अरब का तखमीना IMF ने लगाया, आपकी मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। क्या कहना चाहते हैं, मुफस्सिल तरीके से बताएं। जी, आपने बात बिल्कुल ठीक है, बड़ी फिक्रमंद ये बात है। बताऊँ, ये जो चीज़ है स्मोक होना, ये अभी का नहीं है। अरे भाई, मैं जब आई यूज़ टू ट्रैवल टू पंजाब एरिया एट दैट टाइम, जो आपने बात की, मैं लाहौर जाता था यान कपड़ा लेने के लिए, जो भी था, उस वक्त भी ये बीमारी थी, स्मोक बेतहाशा। एक तो वैसे फॉग होती थी, ऊपर स्मोक आ जाता था, और आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे। एंड दैट्स आई एम टेलिंग यू फॉर लास्ट, आई मीन 12, 13, 14 साल पहले की बात है, लेकिन देखिए, हमारे यहाँ मसला क्या है, हम जो भी इस किस्म के मसाइल होते हैं, अब ये इतना इंपॉर्टेंट इशू है, आवाम के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, सबके लिए इशू है, कि हमने उस पर कोई आज तक कोई ऐसी आपने लाया अमल बनाया कि इसको कैसे कंट्रोल करना है। हमने ये पैनाडोल की गोली के 3 दिन दुकानें बंद कर दो, 3 दिन कारोबार बंद कर दो, 4 दिन स्कूल बंद कर दो, इज इट अ सोल्यूशन? नो, इट्स नॉट अ सोल्यूशन एक्चुअली, इट्स अ टेम्पररी सोल्यूशन। वो तो अपनी जगह स्मोक वहीं पर है, वो तो दैट रिमेन्स देयर। तो आपने करना क्या है उसके लिए, उसको कंट्रोल कैसे करना है? आपने ऐसी क्या इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई है जो कि पोल्यूशन को रोके? ठीक है, ऐसा क्या सिस्टम बनाया आपने? आप देखें, दुनिया के जो बड़े बड़े बायर्स हैं, वो वाटर फ्लुएंट प्लांट लाजमी मांगते हैं कि जी आपके यहाँ, आपकी इंडस्ट्री में लगा हुआ, वाटर पोल्यूशन के लिए। ठीक है, इसी तरह आपका एयर पोल्यूशन है। अब एयर पोल्यूशन में आप गाड़ियां देखें, जितनी गाड़ियां हमारे पास हैं, एक तो उसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्या है,
है, आपके यहाँ ट्रैफिक जैम रहते हैं, वो गाड़ी खड़ी है, वो गाड़ी स्टार्ट है, वो धुआं चल रहा है और सब चल रहा है। हमने ट्रैफिक के फ्लोज को बेहतर नहीं किया, ये हमें मानना होगा कि पूरे शहरों में जो बड़े शहर हैं, कराची या लाहौर है, सबसे बड़े शहर यही है, ठीक है, ट्रैफिक जैम रहते हैं और जो आपका जो है अपना जो गैस है वो पूरी ऊपर पोल्यूट बना रही है और लोगों के लिए नुकसान कर रही है। सेकेंडली जो हमारे जो भी ऐसी इंडस्ट्री जहां चिमनीज लगी हुई हैं, जहां कोयला है, जहां हमारा फिल्टर किया जा रहा है, एग्जैक्टली देयर इज नो सॉल्यूशन। व्हाट इज वेयर इज द पॉलिसी? भाई प्रॉब्लम ये हमारे यहाँ है कि हम पॉलिसियां बनाते हैं एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए बनाते हैं। अगर मैं किसी की बड़ी इंडस्ट्री बंद नहीं कर सकता क्योंकि वो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है या उसके किसी पॉलिटिशियन से ताल्लुकात हैं उसके, हम उसको बंद नहीं कर सकते, वो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, आपको ये मैं बताऊं, ये जो अभी पोल्यूशन ये बता रहे हैं कि जो कराची में और लाहौर में और दिल्ली में भी और हिंदुस्तान के बहुत सारे शहरों, पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों में, इसके खौफनाक अंसर ये है इसमें कि जो पार्टिकुलेट मैटर है वो इतना छोटा है, यानी माइक्रोन में होता है, ये बिल्कुल छोटा, इतना छोटा है कि अब उसे इंसान का निज़ाम रोक नहीं सकता, फिल्टर नहीं कर सकता। यानी हमारे अंदर भी अल्लाह ताला ने ऐसी सलाहियत दी है कि हम फिल्टर कर सकते हैं पार्टिकुलेट मैटर को, लेकिन वो इतना छोटा है कि वो खून में बराह रास्त शामिल हो जाता है। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, और खून में शामिल हो जाने के बाद वो हमारे निज़ाम का हिस्सा बन जाता है और फिर ये सारे पुर्जे खराब करता है। ये मैं बता रहा हूँ, ये लोगों को पाकिस्तान में पता नहीं है असल में इतनी बारीकी जो है ना वो नुकसान दे। देखिए इसी वजह से आप देखें पूरे लाहौर कराची में इस वक्त जो लोगों को खांसी, नज़ला, जुकाम, बुखार वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। रीजन यही है कि उसकी कंसिस्टेंसी है ना, उस स्मोक की, उस पोल्यूशन की कंसिस्टेंसी की वजह से मैं सांस तो ले रहा हूँ बाहर की दुनिया। लेकिन भाई दी वो दरख्त से नहीं खत्म होगा ना, नहीं होगा, ये पार्टिकुलर मैटर जो है ये दरख्त नहीं खत्म कर सकता। इसके लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा जो वही है कि इंडस्ट्रीज ऐसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी पड़ेगी, इसको कंट्रोल अभी से इसको पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हर फैक्ट्री को जिम्मेदार बनाना पड़ेगा, जहां पर भी ये धुएं का काम है, चिमनीज लगी हुई हैं, जो कुछ भी है उसका किस तरह कंट्रोल किया जाए उसको। अच्छा, इसमें ये कहते हैं कि बेहतरीन जो सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि इस तरह की चीज़ों से बचने के लिए किसी भी तरह के, खुदा न खास्ता, ये तो मैं काली ज़ुबान ऐसी बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि शहरों से इंडस्ट्रियल एरियाज़ का दूर होना लाजमी। मैंने बहुत सारे लोगों से दूसरे ममालिक में पूछा, उन्होंने कहा अली भाई हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया शहरों से दूर होते हैं, जब शहर बड़े होना शुरू हो जाते हैं तो फिर हम नए शहर आबाद करते हैं, हम इंडस्ट्रियल एरियाज़ में एंक्रोच नहीं करते। देखिए वो चीज क्या यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर रेजिडेंशियल एरिया में चाहे आपको दिखा देता हूं। आई नो। देखिए उसमें क्या है, जैसे सीमेंट है या ऐसे जो इस किस्म के जो अदारे बनते हैं वो शहर से बाहर है, लेकिन इनको ये चाहिए ऐसी पॉलिसी कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया शहर के अंदर है और ऐसी कोई इंडस्ट्री जो धुएं वाली है उसको नोटिस दें कि वो उठाए और उसको शहर से बाहर ले जाए। अभी देखिए हम नूरियाबाद में, बीजिंग ने नहीं किया, नहीं सबने किया, चाइना ने किया, सबने किया, चाइना ने किया, कंट्रोल किया उन्होंने। वो कितना उनकी बुरी हालत थी एंड दे डिड इट एक्चुअली। उन्होंने रिंग रोड बनाई बीजिंग में बहुत सारी, बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि भाई आप जाओ यहाँ से। एग्जैक्टली तो ये दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, और हमें उनको फैक्ट्रीज को जगह देनी पड़ेगी ताकि वो यहाँ से निकलें और यहाँ पर सिर्फ वो इंडस्ट्री रहे शहर के अंदर जो इंडस्ट्री आ चुके हैं जो कि इसमें रोल प्ले नहीं करती स्मोक को बढ़ाने के लिए या पोल्यूशन को बढ़ाने के लिए। यहाँ तो इंडस्ट्रियल एरिया तक पहुंचने में ट्रैफिक जैम होता है, बाहर के ममालिक में तो इंडस्ट्रियल एरिया जो रोड जा रही होती है वहां पे बिल्कुल खाली होता है, सिर्फ गाड़ियां जा रही माल बरदार। देखिए प्रॉब्लम क्या है अली भाई कि ये मैंने बताया ना ये सालों से चला आ रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोई तवज्जो नहीं दी। आज ये जिन बन गया, हाथी बन गया ये, राइट। आज आप $2 बिलियन वो बोल रहे हैं, $2 बिलियन नुकसान, $700 मिलियन के लिए आप मांगते फिर रहे हैं, $2 बिलियन नुकसान। आपको अदारे बंद करना पड़ रहे हैं, आपको स्कूल बंद करना पड़ रहे हैं, आपको सारा छुट्टियां करनी पड़ रही है, तो नुकसान है हमारे इकोनॉमी के लिए, तो बहुत बड़ा अहम नुकता है। मसला ये है कि आप एक और तस्वीर दिखा रहे हैं जनाब, मैं हकीकत पसंदाना तस्वीर देखना चाह रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी आ रही है और लोग सरमाया वहाँ लगा रहे हैं। मैं किसी की तवज्जो दिला तो नहीं सकता क्योंकि ना मुझे दिलानी चाहिए और ना मेरी हैसियत है, छोटा मुंह और बड़ी बात। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा सरमायाकारों को कि बहुत ज़्यादा मोहतात हैं। ये जिन पैसों को आप स्टॉक एक्सचेंज में लगा रहे हो, जो जिस तरह ये पढ़े लिखे लोग, जिन मैं हैरान हो रहा हूँ, जो कि मारूफ तालीम इदारों से पढ़े हुए लोग हैं और वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह की बातें लिख रहे हैं। मैं आपको बताऊं मेरा ताल्लुक़ इल्म तदरीस से है, मैं तालिब इल्म हूँ इस शोबे का, इक्तसादियात का। मैं आपको बड़ी ब्लेटेंटली ये बात कह सकता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज अगर इकोनॉमी की रिफ्लेक्शन है तो ग्राउंड रियलिटीज़ के अंदर कोई फिनोमिनल या सब्सटेंशियल चेंज ऐसा नहीं है कि जिसकी वजह से मार्केट इतना हाई राइज करे।
अगर ये चीज़ हो रही है, देखो हमारे मुल्क के अंदर चीज़ हो जाने के बाद हर आदमी आ जाता है कैसे हुई, क्यों हुआ, क्या हुआ, सबको पता है क्या हो रहा है। आप देख के पैसे लगाएं। पहले रियल एस्टेट के बारे में मैंने फारूक अफजल साहब बताया कि इंडस्ट्री की तरफ अगर लोग राग़िब हों तो बेहतर है, वो प्रोडक्टिव सेक्टर है। तो तब आपको पता होगा कि माजी की हुकूमतें क्योंकि रियल एस्टेट की तरफ लोगों को राग़िब कर रही थी, सही था गलत था जो भी था, वो ख़ुद भी उन लोगों ने फिर बाद में गलतियाँ मानी अपनी। लेकिन फ़ारूक अफजल साहब बात यह है कि पहले इस मुल्क का सरमाया इतना ज़्यादा रियल एस्टेट के शोबे में ज़ाया कर दिया गया, जो अगर इंडस्ट्री में लगा दिया जाता तो इतनी सारी तरक्की हो सकती थी। अब वही पैसा किसी और जानिब जाते हुए ये लोग कहते हैं मुहिब वतन, क्या मुहिब वतन पाकिस्तानी क्या देख सकता है कि ये सब कुछ हो रहा है? आपके ख्याल से जिस तरह से रियल एस्टेट के अंदर इस मुल्क के लोगों का सरमाया ज़ाया हुआ है, आपके ख्याल से क्या वो जस्टिफाइबल था कि अब हम किसी और समत उसे जाने दें और खामोश बैठे? जी नहीं, देखिए जो अभी स्टॉक एक्सचेंज की एक आर्टिफिशियल ग्रोथ हो रही है, मैं इसे आर्टिफिशियल ही कहूँगा। देखिए रियल स्टेट में जो इस वक्त भूचाल आया हुआ है 100 के 40 मिल रहे लोगों को, ठीक है, हालात खराब है, क्लियर बात करें, खुल के हालात खराब है ना, हाँ। हालात खराब है। अच्छा, अब आप वाली बात बिल्कुल आपने सही कहा कि रियल स्टेट की बजाय अगर किसी इंडस्ट्री में लगे होते तो हमारे मुल्क का फायदा होता। आप देखिए, मुझे कोई एक मुल्क बता दें जहां प्लॉटों की सेल होती हो, 20 साल तक वो प्लॉट डेवलप नहीं हो रहा, वो 5 लाख का प्लॉट 5 करोड़ का हो चुका हुआ है, ऐसी फाइलिंग ओनली, फाइल तकसीम हो रही है, अभी कुछ बना नहीं उसके ऊपर, अब डेवलपमेंट काम नहीं हुआ और फाइलें तकसीम बिक रही हैं, हो रहा है। आप मुझे कोई एक मुल्क बताइए इसको रियल स्टेट कहते हैं? नो, टेल यू, आई मीन दिस इज ऑल सट्टा, नथिंग एल्स। और इसमें चंद वो लोग जो इसको चला रहे होते हैं वो बेनिफिशियरी होते हैं वो। अब आप और मैं एजेंट हैं, मैंने प्लॉट लिया 1 लाख का, मैंने हम दोनों ने प्लान किया यार आप मुझसे ये 5 लाख का खरीद लो, हमने सौदा किया आपस में, वो हमारी आपस की डील थी। आपने तीसरा बंदा पकड़ा, 10 लाख मुझसे खरीद लो, हम 3 बंदे बन गए। अब बंदा लेने आया प्लॉट, बोला भाई 15 लाख की वैल्यू इस प्लॉट की, हाँ 15 लाख, हाँ ले लो भाई, बढ़ रहा है आगे। अब होता क्या है कि वो जो प्योर स्पेकुलेशन, एग्जैक्टली, वो बढ़ा के हर बंदा उस जगह पैसे लगा रहा है कि मेरे पैसे बनेंगे, फिर वो डूबते हैं उसके अंदर। इसी तरह स्टॉक एक्सचेंज में देखिए चंद प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं, मैं बताऊं आपको मैं, अब जिनके पैसे बेसिकली वो रियल स्टेट में नहीं जा सकते थे, उन्होंने यहां का चलो वहां करें। ऐसी इंडस्ट्री जो हाफ कैपेसिटी पर चल रही है उसका शेयर एकदम कैसे बढ़ गया, प्रॉफिट दिखाओ ना उसका भाई, ऐसे कैसे शेयर उसके एकदम बढ़ गए कि आप लोगों को शेयर बेच रहे हो? अब होगा क्या? और ओवरनाइट क्या चीज चेंज हुई? ये मेरा सिर्फ क्वेश्चन है, और मेरा मैं यही कहता हूं, आपके कोई इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं हुआ सर, ये सारी स्पेकुलेशन है कि चेंज हो गया। एग्जैक्टली, आपके इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सारे बिलो द लाइन एक्चुअली। ऐसी कौन सी चीज आ गई है कि जी आपका जो स्टॉक एक्सचेंज 58,000 पे पहुंच गया? यार दिस इज ऑल, आई टेल यू, आर्टिफिशियल। अब होगा क्या कि इसमें खरबों रुपया लोगों का डूबेगा, ये एकदम नीचे क्रैश करेगी और फिर वो दोबारा उसको खरीद लेंगे उसको बाद में। बात ये है कि ये सट्टा है, नथिंग एल्स, देयर इज नो रियलिटी इन दिस स्टॉक एक्सचेंज, आई टेल यू। क्योंकि जो पैसा लोगों का था कहीं और लग नहीं पा रहा, उन्होंने कहा चलो यहां लगा दो यार, अब वो लगा रहे हैं उधर और उसका भुगतेंगे बाद में, आप देखिएगा, क्योंकि इट्स ऑल आर्टिफिशियल। लेकिन लॉन्ग टर्म गेम देखें, शॉर्ट टर्म के लिए यहां जाया जा सकता है, लेकिन मुल्क के लिए तो मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म बेहतर है। इसी पैसे को चैनलाइज करके आप प्रोडक्टिव सेक्टर में क्यों नहीं लाते? देखिए बात ये ना कि लोगों को ग्रीन पाकिस्तान है, इतना अच्छा वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी कह रहे हैं, मुरतब कर रहे हैं, इंडस्ट्री की तरफ आए, कोई अल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, और जगहों पर लग सकता है। व्हाई डू यू वांट टू टेक इट टू स्पेकुलेटिव इंडस्ट्री? देखिए इजी मनी जो है ना, वो हमारे जो लोग हैं, इन्वेस्टर्स जिसे कहना चाहिए, या लोगों में एक आ चुका है कि आसान और जल्द पैसा कैसे आए, मैं दिनों में मिलियनियर कैसे बन सकता हूं। यू सी द प्रॉब्लम इज दिस, इंडस्ट्री में लगाना, यस हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए कि हम लोगों में, देखिए हमारे यहाँ क्या, आप स्टॉक एक्सचेंज में कितनी कंपनी है जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी, बताइए मेरे को आप, कितनी कंपनी है पब्लिक लिमिटेड? पब्लिक लिमिटेड क्यों नहीं करते? वो लोग उसमें इन्वेस्ट करें ना, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को, इंस्टेड ऑफ बाइंग बोरोइंग मनी फ्रॉम द बैंक्स, दे कैन हैव दिस मनी फ्रॉम द पीपल एक्चुअली। जब वो पब्लिसाइज करेंगे, अपने शेयर्स फरोख्त करेंगे पब्लिक में अच्छी कंपनी के, तो लोग लेंगे उसको। लेकिन क्या ऐसे हैं हमारे यहाँ जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज है ना, वो भी खानदानी है, उनके 6 लोगों ने ज्यादा शेयर कंट्रोल किए होते हैं और हार्डली 10% उन्होंने शेयर्स फ्लोट किए होते हैं। अच्छा, एक और भी मैंने अजीब सा सवाल आपसे पूछना, वो मुझे मौका मिलता है कभी कभार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम पढ़ता हूं मैं, बहुत सारी कंपनियों के मुश्तरका भी होते हैं। ये भी नोट किया आपने? ऐसा ही है, इंटरेस्टिंग है ना ये फिनोमेना? बिल्कुल सही कहा आपने। प्रोफेशनल डायरेक्टर्स जिसे कहेंगे आप। सर वो प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होते हैं, हर जगह वही होते हैं, एग्जैक्टली एग्रीड। क्योंकि वो देखिए पॉलिसीज उनकी एक होती है ना सर, वो सपोर्ट कर रहे होते हैं उस अदारों को, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे होते हैं एक्चुअली वो। तो ये दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। हमारे यहाँ सारी पॉलिसीज कोई भी ऐसी नहीं है, सब मादे पिदर आज़ाद वाली पॉलिसी बनी है हमारे पास, कोई सिस्टम नहीं हमारे पास, कोई पूछ कुछ नहीं है, कुछ नहीं हमारे पास। और लोगों में देखिए
तरबियत नहीं है, लोगों में किरदार साजी नहीं है, उनको पता ही नहीं है करना क्या है। लेकिन अगर फ्रेश इशू नहीं आ रहा, देखें आप भी पड़े हुए हैं बाहर से, आपको पता होगा, अगर कोई फ्रेश इशू नहीं आ रहा है, यानी फ्रेश कॉल फॉर कैपिटल नहीं है और एग्जिस्टिंग शेयर्स को खरीदा और बेचा जा रहा है, तो फिर वो मुल्क के अंदर सनत के शोबे को तरक्की नहीं दे रही इतनी। मेरा जहां तक ख्याल है, मेरा जहां तक ख्याल है, अगर फ्रेश इशू है जिसे हम आईपीओ कहते हैं, तो हाँ फिर आप या पब्लिक ऑफरिंग कोई आ रही है, तो मैं कह सकता हूं कि फ्रेश कैपिटल मार्केट के अंदर एंटर किया। ये वो आपने सुना है अभी तक आईपीओ कोई नहीं आ रही, कितनी कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है सर, आप देखिए सही, और फिर उसको डिग आउट करें, आपको मालूम होगा कि कितने लोगों ने 60% शेयर दिए हुए कि मार्केट में। नो, बिकॉज दे वांट टू कीप द कंट्रोल एक्चुअली, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके शेयर जो है ज्यादा ज्यादा मार्केट में जाएं ताकि लोग खरीदें। वो अपनी फैमिली के लोगों को ही शेयर ज्यादा लिए होते हैं उन्होंने, और 10% 12% देके वो खेल रहे होते हैं जी इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज। ये भी एक कैमोफ्लेज है हमारे लिए, बताऊं आपको मैं। हमारे यहाँ ये जो आप जो चल रहा है ये फाइलों वाला सिस्टम है, शेयर खरीदा बेचा, वही चल रहा है जो प्लॉट का है सिस्टम। इस तरह इंडिविजुअल पैसे बना रहे हैं जो मुल्क के मुफाद में बिल्कुल नहीं है, ना कि मुल्क के मुफाद में क्या कोई इंडस्ट्री में पैसा लग ही नहीं रहा कोई। आप बताए ना आईपीओ हो तो सुनने वाली बात है ना, मैंने यही मैं जानना चाह रहा हूं ना बेसिकली कि जीडीपी कंट्रीब्यूशन कब ऐड होगी, देखिए ना, जब आप प्रोडक्शन करोगे तो होगी ना। एग्जैक्टली, तो हमारे हो नहीं, इसलिए जीडीपी में क्या रोल प्ले करना है, क्योंकि उसमें जो लफ्ज है प्रोडक्ट भाई नहीं, तो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हाँ तो ये बिल्कुल, तो ये तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है जीडीपी की तरफ। ये जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज का बढ़ना है, इसका क्या है, नथिंग, ये पर्सनल इंटरेस्ट है लोगों के जो फुलफिल कर रहा है स्टॉक एक्सचेंज इस दफा, और उसको लेके चल रहे हैं वो उसको। अच्छा, ये मुझे बताइएगा, अभी आपने बड़ा अहम आंसर टच किया, आप इस चीज़ पर गहरी निगाह ज़रूर रखते हैं, भले आपके कारोबार से वाबस्ता इतना ना हो बराह रास्त, लेकिन रियल एस्टेट की इंडस्ट्री, और आपको पता होगा कि पीर बाबा की हाउसिंग सोसाइटी पे भी बहुत असर, नाम नहीं लिया मैंने, किसी का नाम नहीं लिया, और पूरे पाकिस्तान के अंदर ही हाउसिंग, और पंजाब में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। बाय द वे मैं आपको बताऊं, आपको पता होगा कि लोगों की आंखों से ओझल, पंजाब में भी हाउसिंग, तो ये हाउसिंग सोसाइटियों के ऊपर जो एक्शन लिया, भाई आज क्यों लिया, ये तो पहले भी लिया जा सकता था। मैं ये जानना चाह रहा हूं, देखें काम गलत हो रहा था, पहले भी हो रहा था, तो पहले एक्शन लेना चाहिए था। अब वो गिरती हुई दीवार को हर आदमी धक्का देने के लिए आ गया, ये तो गलत है। ये तो किसी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, मैस इफेक्ट, क्या कहते हैं इसको, मल्टीप्लायर इफेक्ट हो गया। वो रियल एस्टेट पे लोगों का भरोसा हटा है कि लोग परेशान हैं। यकीन करें, लोगों की बेटियों का जहेज डूब गए, लोगों ने जो बचतें की हुई थी अपने बीवी बच्चों के लिए वो डूब गई। सर ये तो गलत है सर, ना, ये इसका कोई प्रोटेक्शन नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, मैं आप बोल रहे हैं 100 के 40 मिल रहे हैं, क्या इंसाफ? देखिए मैं कहता हूं बहुत अच्छा हुआ है, जो लोग इजी मनी ढूंढना चाहते हैं इस किस्म की, बहुत अच्छा उनके साथ। भाई आप वो पैसे किसी इंडस्ट्री में लगाएं भी तो है ना सर। देखिए मेरी बात सुने, देखिए आप जब प्लॉट बेचेंगे ना, जब प्लॉट होना चाहिए उस पर पाबंदी होनी चाहिए कि विद इन 2 इयर्स अगर घर यहाँ ना बना, बिल्डिंग नहीं बनी, तो प्लॉट विल बी कैंसल्ड। लेकिन यहाँ प्लॉट 20-20 साल तक पड़े रहते हैं अली भाई, वो फाइलें बिकती रहती हैं, और यही हमारा इंडस्ट्रियल प्लॉटों का हिसाब है। आप कराची में जो टेक्सटाइल सिटी बनाया गया है, आप जाके देखिए तो सही, तो प्लॉट्स होल्ड किए हुए लोगों ने, वो 50 करोड़ का प्लॉट हो गया, वो अरब का होगा बेचूंगा मैं, वो इंडस्ट्री नहीं बनाई किसी ने। क्या हमारे ऐसी पॉलिसी है कि विद इन सर्टेन पीरियड आपको यू हैव टू बिल्ड योर इंडस्ट्री, इफ नॉट द प्लॉट विल बी कैंसल्ड। तो फिर क्या होगा, जेन्युइन लोगों को प्लॉट मिलेंगे। ले लेते हैं ना, नहीं देखिए, नॉन यूटिलाइजेशन, नहीं देखिए वो गलत है ना, सिस्टम गलत है वो। इसी तरह हमारा ये जो रियल एस्टेट का प्लॉटों का है ना, जिन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं वो गलत करते हैं। वो छोटे कारोबार में लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वो, लेकिन आप नए शहर क्यों नहीं, अगर रियल एस्टेट का इतना शौक है तो आप नए शहर क्यों नहीं बना रहे? मैं दूसरे मुल्क में जाता हूं, वहां रियल एस्टेट का अगर एक जगह एक्सपेंसिव हो जाती है, लोग नया शहर बनाते हैं। एग्जैक्टली, आप बिल्डिंग्स बनाएं या प्लॉट्स बनाएं सब, लेकिन आपके एक ही शहर के अंदर आप देखें ना, अभी जो शहर के करीब में प्लॉट्स बिक रहे हैं, आपको पता है सुपर हाईवे पे कितने प्लॉटिंग है, राइट? और अभी लोगों ने कुछ भी नहीं किया, कुछ लोगों की स्कीमें शुरू हुई हैं 1 साल पहले, उनके आधे प्लॉट बिक चुके हैं, तो लग गए ना, बोर्ड लग गए, ठीक है। अब वो बनेंगे कब? कुछ नहीं बनेगा, उसकी फाइल बिकती रहेगी। और पैसा कौन कमा रहा है? जिसने प्लॉटिंग की है। पैसा कौन कमा रहा है? जो वहां इन्वेस्टर है। और जो गरीब आदमी इसलिए लेता है कि मैं घर बनाऊंगा, फॉर एग्जांपल, वो लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वहां अपना घर बनाएं, लेकिन उनके पैसे भी डूब जाते हैं। पता चलता है कि डेवलप भी नहीं हो रहा, और पता चलता है कि 100 के 40 मिल रहे हैं, वो कहां जाएगा? IMF कह रहा है, एक और वजह इसके, IMF कह रहा है कि अपने 2 अनटैक्स सेक्टर्स को टैक्स ब्रैकेट में लेकर आओ, एग्रीकल्चर को भी लाओ, रियल एस्टेट को भी लाओ। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इन्वेस्टर्स की रियल एस्टेट में अदम तवज्जो की वजह फ्यूचर में डॉक्यूमेंटेशन और टैक्स है। क्या ये बात दुरुस्त है? क्योंकि ऐसी अफवाह भी है कि जनवरी के अंदर IMF की इंस्ट्रक्शन पर रियल एस्टेट पर टैक्सेस लग जाएंगे, और भरपूर अंदाज में टैक्सेस लगेंगे, और
ऐसे लोग जो कि इसको सट्टे के लिए यूज़ करना चाहते हैं रियल एस्टेट के, उन पर बहुत सारी कदगने पाबंदियां लग जाएंगी। क्या ऐसी बात मार्केट में गर्म है? और मैं कहता हूं कि ये टैक्स लगना चाहिए, ये टैक्स लगना चाहिए ताकि लोग जो हैं इसमें सट्टा ना खेले। इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं ये उनको डिस्करेज करने के लिए यहाँ टैक्स लगना बहुत ज़रूरी है। पेपर वर्क लाना बहुत, देखिए मैं आपको बताऊं होता क्या है, मैं इन्वेस्टर हूं ना, मैंने 1 अरब रुपए की मैंने प्लॉटिंग उसमें फ्लैटों में बुकिंग करा दी मैंने 1 अरब रुपए की। ओके, वो 5 साल का प्रोजेक्ट है, वो 8 साल लगाते, यानी सरमाया लगाया मैंने इन्वेस्ट किया उसको कमाने के लिए। ओके, अब हुआ क्या, 8 साल तक मेरे उस 1 अरब की रिपोर्टिंग नहीं होगी FBR में जब तक कि वो प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगा, मैं 7वें साल या 6ठे साल निकल जाऊंगा, उसको माल को बेच के नई जगह पैसा लगा दूंगा अपना। मैंने पैसे बनाए उसमें, 1 अरब ऊपर बनाया, 1 अरब मैंने फिर इन्वेस्ट कर दिया उसके ऊपर, तो मेरी रिपोर्टिंग FBR में नहीं हो रही। वाई? अब ये होना ये चाहिए कि जो बंदा भी इन्वेस्ट कर रहा है किसी भी प्रोजेक्ट में, 1 फ्लैट के लिए, 2 फ्लैट के लिए, उसकी रिपोर्टिंग हो बाकायदा कि इस बंदे ने ये 15 फ्लैट या 50 फ्लैट बुक कराए हैं भाई इतने वैल्यू के, तो उस पर टैक्स लगे उसको। फिर भाई किस लिए कराए उसने क्या 50 घरों में रहना है उसने क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो हमें चीजें देखनी पड़ेंगी कि यार कि जो जेन्युइन जो क्या कहना आप वो बता रहे हैं कि जो आजकल रिवाज है, सिस्टम है जी, वो ये होता है कि इन ऑर्डर टू सिक्योर देमसेल्व्स इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो बाकायदा पूरे यूनिट अपने नाम ही करवा लेते हैं। ऐसा ही है, और वो ताकि वो सिक्योर भी हो जाएं। हाँ। और प्रोजेक्ट कंप्लीशन के ऊपर फिर उन्हें 1 बाय 1 सेल करते हैं, या उससे पहले भी कर सकते हैं, एलोकेशन वगैरह करके देके मार्जिन लेके फारग हो जाते हैं वो। इसी तरह हमारे एक दोस्त है, उनके पास 96 फाइल्स है प्लॉटों की, यार प्लॉटों की, उसको पता ही नहीं कौन सा कब बेचना क्या करना है, वो कमाता है लेता है, कमाता है लेता है, सिर्फ फाइलों पे खेलता है वो, राइट। अब 96 फाइल्स हैं, उसको DHE की भेज दी, उसकी वहां भेज दी, DHE 9 की ले दी, उसकी फलाना कर ली, भाई उसका काम ही यही है। और वो 20-20 साल से फाइलें पड़ी हुई है, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फाइल की कीमत कहां से कहां पहुंच जाती है, फिर नए में डालता पकड़ के। फिर वो चीज क्या है कि यार दिस इज नॉट बिजनेस। छोटे शहरों में भी थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा, इसकी भी थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए कि छोटे शहर पाकिस्तान में बहुत सारे, नाम नहीं लेता, फिर वो इशारा कहीं और चला जाता है। लोग क्या कर रहे हैं, उनके मुज़ाफ़ाती इलाकों में भी हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं। वो जो मुज़ाफ़ात में हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं वो दरअसल कोई और इलाका लग जाता है। ऐसा ही, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक बात कर रहा हूं, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है और आ भी नहीं सकेगा, तो वो तो प्रोडक्टिव सेक्टर नहीं है ना। नहीं है, गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल सही कहा। तो आप एक बाकायदा क्यों, गवर्नमेंट एक बाकायदा प्रोग्राम क्यों नहीं बनाती जैसे दूसरे ममालिक में होता है कि या तो छोटे शहरों के इर्द गिर्द ही बने, आप छोटे शहर के भी 40 किलोमीटर बाहर जाके आप शहर बना रहे हो। ये मेरी बात समझ से बाहर। पता नहीं, आप मुझे बेहतर समझा सके, मुझे समझ नहीं आई। यानी खेतों को आप जो है, खेतों खलियानों को आप वीरान करके नाम नहीं ले रहा मैं कहीं का, मैं आपको बिल्कुल गलत है ना, आप बोल रहे हो, गलत कर रहे हो। हर शहर में हो रहा है ये। एग्रीकल्चरल लैंड को कुर्बान करके वहां बनाई जा रही हैं, और जो हमारी बैकबोन है एग्रीकल्चर जिसे हम कहते हैं, उसको हम तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और ऐसी जमीनें जो ज़रख़ेज़ जमीनें हैं उनको हम तबाह बर्बाद करके सर उसकी वजह ये स्कीमें बना रहे हैं हम लोग। ज़रख़ेज़ ज़मीन अगर आप पाकिस्तान का नक्शा देखें तो GT रोड के साथ है, या अब आपने जो मोटरवे बनाई है, ठीक है, वो आई मीन इट्स अ वेरी गुड रोड, लेकिन डेफिनेटली GT रोड जो बनाई थी शेरशाह सूरी ने, वो विजन के साथ उसी हिसाब से घोरे बहादुर ने भी कोशिश किया उसी को कैपिटलाइज। प्रॉब्लम ये है जब आप GT रोड के साथ हाउसिंग सोसाइटियां बनाओगे तो आप उन्हीं ग्रीन एरियाज पर ही इन्फ्रिंज करोगे ना, और क्या कर सकते हो? बिल्कुल, वो बनाई इसलिए गई थी कि लॉजिस्टिक्स कम से कम हो, रोड बने। हाउसिंग सोसाइटियां बनाने के लिए तो गोरे ने नहीं बनाई थी ना, बनाया था हमने, उनको तबाह बर्बाद कर दिया। फिर ये कहते हैं कि हमारा ये, देखिए बात ये है, आप तब्दीली अब नहीं ला सकते, ये पूरा सिस्टम चेंज कर, जिनको आपने कंट्रोल पे बैठाना है वो खाने पीने वाले आदमी है यार। हर बंदा जो पॉलिसी बनाता है वो पॉलिसी ऐसी बनाते हैं जिसमें लूप होल्स हों, जिसमें वो निकल सके लोगों। आप एक रियल एस्टेट पॉलिसी बना दो ना। लोग बोलते हैं GDP जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं, सुना है मैंने कि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर रियल एस्टेट है। वैसे भाई थी ये समझ ना आने वाली चीज है कि लोगों ने उठा के अपना सारा पैसा खाली प्लाटों के अंदर किस तरह लगा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नंबर्स स्पीक ना। तो वो तो सर देखे ना, बात ये है कि मैं आपके सामने एक बात रखता हूं, 1 अरब माने 100 करोड़, जो अगर एक हाउसिंग सोसाइटी में आप चले जाए ना, यकीन करें पता नहीं कितनी हाउसिंग सोसाइटियां आपको मैं बता दूंगा जो पूरे पाकिस्तान में बिखरी हुई हैं, जो अरब रुपए से ऊपर हैं। ऐसे ही है, कितनी ऐसी हैं जो कि 100 अरब से ऊपर हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। आपको पता है ये शहर कराची है, यहाँ पे 120 गज के प्लाट जो हैं 40, 50, 60, 80, 90 लाख रुपए के मिल रहे हैं, 120 गज के प्लाट, और वो भी शहर के बीच में नहीं। गलत कह रहा हूं? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। देखिए ये क्या 3.25 लाख रुपए फी मरला से ऊपर जो है वो रेट ऐसे इलाकों में चल रहा है जो शहर से बाहर है।
अब देखिए ना इसका कंट्रोल क्या शहर से बाहर है, पंजाब की बात हो रही है, अब शहर से बाहर इलाके वहां पे ये रेट चल रहा है। आप मुझे बताओ, ये तो कम बोला है, ज्यादा है भाई इससे। इस किस्म की मैं समझता हूँ हाउसिंग स्कीम बंद करनी चाहिए। मैं फाइल नहीं हूं। आप देखिए, शपथ की तरह स्कीमें बंद नहीं कराएं, आप बोले रेगुलेट करनी चाहिए। रेगुलेट करें कि वो नहीं बनेगी, अगर घर नहीं बनेंगे तो कैंसिल किया जाएगा उसको। घर नहीं बनेंगे 2 साल के अंदर, वो हाउसिंग स्कीम अगर आबाद नहीं होगी दैट विल बी कैंसल्ड। एक्चुअली ये नहीं हो रहा ना। एम इज कि वो प्रोडक्टिव सेक्टर में आ जाए। वक्त मेरे पास कम है, इस मौजू के ऊपर तो पूरा प्रोग्राम करना पड़ेगा, बल्कि एक पूरा इवेंट करना पड़ेगा इस मौजू के ऊपर कि बंदा देख सके कि इस मामले को किस तरह से हल करें। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।